हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस एंड टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं आरबीडब्ल्यूएम यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग एग्जाम है जेआरबी के केस में। एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल इन द जेआरबी एग्जाम ऑफ आरबीडब्ल्यूएम एंड आप आराम से 60% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं एंड हमारे दिए गए स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम केस स्टडीज के बारे में बात करने वाले हैं। मोर इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑन द हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड्स ओवर देयर। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना एंड अगर आपने अभी भी चैनल को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर। अगर आप आरबीडब्ल्यूएम का क्रैश कोर्स पूरा का पूरा चाहते हैं तो सिंपली #RBWM लिखिए एंड उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू एंड इफ यू वांट टू गेट द फ्री पीडीएफ एक्सेस फॉर आरबीडब्ल्यूएम यू कैन फाइंड द लिंक रिलेटेड टू द पीडीएफ इन द चैट बॉक्स या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिए लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप फ्री पीडीएफ्स को गो थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर that is related to the vehicle loans। तो सबसे पहली चीज है यहां पर, इज अ प्राइवेट फर्म एलिजिबल फॉर कार लोन। तो आपके पास XYZ कंपनी जो है यहां पर लोन लेने के लिए पहुंच जाती है एंड कहती है कि मैंने स्कॉर्पियो लेनी है या फॉर्च्यूनर लेनी है। तो क्या आप इस फर्म को लोन सैंक्शन कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर कीजिएगा प्लीज, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। अगर कोई व्हीकल लोन आपके पास पहुंच जाती है, यहां पर कोई प्राइवेट फर्म जो है वो आपको यहां पर आपके पास पहुंच जाता है लोन लेने के लिए, तो क्या आप यहां पर उनको लेंडिंग कर सकते हैं? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस कि प्राइवेट फर्म को यहां पर जो लैंडिंग है डेट इज अलाउड ओवर हेयर। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में कंफर्म्ड है या बिजनेस सर्विसेज है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, बिजनेस पीपल हैं एंड इवन अगर प्राइवेट फर्म्स भी हैं, रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो यहां पर लोन ले सकते हैं। एंड इट इज रिलेटेड टू कि एम्प्लॉयड पर्संस के केस में जो मॉडल स्कीम है व्हीकल लोन की, उसके हिसाब से टेक होम सैलरी है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी ग्रेटर देन 50% और इक्वल टू 50%। दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। जो टेक होम सैलरी है वो 50% के कम से कम इक्वल होनी चाहिए। टेक होम सैलरी का मतलब क्या हुआ कि पर्सन ने अप्लाई किया 10 लाख की कार के लिए, लोन सैंक्शन कर दिया आपने 9 लाख का, नई कार के लिए आपने 9 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया, इंस्टॉलमेंट बना दी उसकी 38,000। कितनी इंस्टॉलमेंट बना दी? 38,000 इंस्टॉलमेंट बना दी। एंड उसकी सैलरी कितनी है? सैलरी है उसकी 60,000 की। तो उसके हिसाब से ये चीज नहीं हो सकती है, यानी कि उसकी इंस्टॉलमेंट हम उसी हिसाब से बनाएंगे या फिर उसका जो रीपेमेंट पीरियड है उसे यहां पर इंक्रीज किया जाएगा, या फिर रीपेमेंट पीरियड जो है उसे यहां पर इंक्रीज करेंगे ताकि इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाउन हो जाए। ओके, रीपेमेंट इंक्रीज करेंगे ताकि ईएमआई जो है वो डाउन आए। ओके, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट सेज व्हाट विल बी द मार्जिन इन केस ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स। तो अगर हम नई या फिर जो पुरानी यूज्ड व्हीकल्स हैं उनके केस में बात करते हैं तो व्हाट वुड बी द मार्जिन इन दैट पर्टिकुलर केस। तो अगर हमारे पास यहां पर नई कार है तो सबसे पहले 2A का आंसर देंगे। न्यू कार के लिए क्या मार्जिन रहेगा एंड ओल्ड कार के लिए या यूज्ड कार के लिए क्या मार्जिन रहेगा। व्हाट वुड बी द मार्जिन। मार्जिन वो रहता है जो कस्टमर को अपना हिस्सेदारी देनी पड़ती है। सो इट इज, अपने बैंक के हिसाब से मत बताइएगा, जो मॉडल स्कीम्स हैं उनके हिसाब से हमें आंसर करना है। सो नई कार के लिए आप 90% तक लेंडिंग कर सकते हैं, यानी कि 10% का मार्जिन है। ओल्ड कार्स के लिए आप 25% का मार्जिन रखते हैं, यानी कि 75% तक लेंडिंग कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है कि अगर
ऑन रोड कॉस्ट जो है व्हीकल की, लेट अस से कि ऑन रोड कॉस्ट, अब ऑन रोड कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो एक्स शोरूम प्राइस, एक तो यहां पर रहेगा एक्स शोरूम प्राइस शामिल रहेगा। फर्दर इट वुड बी रिलेटेड टू जो भी यहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के चार्जेस हैं, आरसी के चार्जेस हैं। फर्दर इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है, प्लस अगर कोई काउसेस वगैरह लिया जा रहा है आपके स्टेट के हिसाब से, तो वो सब चीजें यहां पर कवर रहेंगी। तो ये आपका कौन सा प्राइस बन गया, दिस वुड बी योर ऑन रोड प्राइस। अब ऑन रोड प्राइस डाल करके अगर कॉस्ट है 10 लाख रुपए की, तो बैंक अगर अलाउ करता है 90% तक का लोन, तो कितना लोन दिया जाएगा, 9 लाख का लोन दिया जाएगा। 1 लाख रुपए कस्टमर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये मार्जिन कहलाएगा। एंड ये टोटल अमाउंट यहां पर से सैंक्शन करके फर्दर डिसबर्स किया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। ओल्ड व्हीकल के केस में जो यहां पर रहता है डेट इज 25% मार्जिन यहां पर रहता है। आफ्टर दैट व्हाट चार्ज इज क्रेडिटेड ऑन द एसेट टू सिक्योर द लोन अमाउंट। तो अगर आपने लोन अमाउंट को सिक्योर करना है तो कौन सा आप चार्ज क्रिएट करते हैं, तो इसके केस में कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है, अगर आपने लोन अमाउंट को सिक्योर करना है तो कौन सा चार्ज यहां पर क्रिएट किया जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। विच चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द व्हीकल टू सिक्योर इट। प्लेज का चार्ज, असाइनमेंट का चार्ज, हाइपोथिकेशन का चार्ज या मॉर्गेज का चार्ज, कौन सा चार्ज यहां पर क्रिएट किया जाएगा व्हीकल के ऊपर। इट वुड बी, आप जेआरसी बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं आप, जेआरसी। जेआरसी क्या रहता है, ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, यहां पर आप हाइपोथिकेशन करते हैं, किसके नाम है, बैंक के नाम में। कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, हाइपोथिकेशन का जो चार्ज है वो यहां पर क्रिएट होता है, वो यहां पर क्रिएट होता है। तो यहां पर विजय परमार जी ने पूछा है कि क्या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चार्जेस हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। बैंक टू बैंक पॉलिसी रहती है सर, अगर आपकी बैंक की पॉलिसी अलाउ करती है तो डेफिनेटली दैट वुड बी अलाउड, तो दैट वुड बी अलाउड। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑन रोड की एग्जांपल दे रहा था। ओके, तो अगर बैंक पॉलिसी अलाउ करे तो डेफिनेटली दैट वुड बी अलाउड। तो जेआरसी का यहां पर बनाई जाती है, इनकी ज्वाइंट जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहां पर रहता है। एंड फर्दर यहां पर हाइपोथिकेशन का चार्ज जो है वो यहां पर क्रिएट किया जाता है। एंड अगर हम ओल्ड व्हीकल की यानी कि यूज्ड व्हीकल की बात करते हैं तो वहां पर जो व्हीकल है कितने साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो 3A है यहां पर, उसका आंसर आपको करना है। दैट इज कि अगर मैंने पुरानी व्हीकल के ऊपर लोन करना है एंड वो मेक है यहां पर 2014 की, 2014 की मेक है जो मैंने कार परचेज करनी है, मैंने क्रेटा कार परचेज करनी है जो कि 2014 की बनी हुई है, तो क्या मैं यहां पर इस कार को परचेज कर पाऊंगा, तो क्या मैं यहां पर इस कार को परचेज कर पाऊंगा, इसके ऊपर मुझे लोन सैंक्शन होगा, वुड द लोन बी सैंक्शन ऑन दिस कार और नॉट। तो जल्दी से जल्दी यहां पर बता दीजिए, मैंने यूज्ड कार परचेज करनी है एंड फर्दर यहां पर जो कार का मॉडल है डेट इज 2014, तो क्या इसके केस में मुझे लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा, लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा उसके बारे में बता दीजिए। Accessories are not covered. Accessories are additional to it, not covered under the road cost. It is 5 years. क्या है, 5 साल का रहता है, यानी कि जो एज ऑफ व्हीकल है, एज ऑफ ओल्ड व्हीकल should not be greater than 5 years। 5 साल से ज़्यादा तो कतई भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो, 5 साल से ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना हो, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस केस में जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने जो क्रेटा लेनी थी 2014 का मॉडल है, तो मुझे लोन जो है बैंक नहीं देगा, तो मुझे जो बैंक है वो यहाँ पर लैंडिंग नहीं करेगा इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। ओके, फर्दर इसके बाद आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज मिस्टर एक्स परचेज्ड अ न्यू कार अमाउंटिंग ₹10 lakh
and was sanctioned a loan of rupees 7 lakh on 1st August 2018. When the EMIs will commence? तो EMI कब से शुरू होगी? तो क्वेश्चन मेजरली यहां पर ये बनता है, इज देयर एनी मॉरिटोरियम पीरियड अलाउड? इज देयर एनी मॉरिटोरियम पीरियड अलाउड? तो क्वेश्चन का एसेंस ये बनता है यहां पर कि क्या यहां पर कोई मॉरिटोरियम पीरियड जो है वो अलाउ किया जाता है व्हीकल लोन के केस में, 3 महीने का या 6 महीने का? काइंडली प्लीज लेट मी नो कि क्या यहां पर कोई मॉरिटोरियम पीरियड अलाउ किया जाएगा इस केस में, यस और नो? अगर किया जाएगा तो कितने टाइम पीरियड का मॉरिटोरियम रहेगा, एंड फर्दर क्या चीज यहां पर रहेगी? तो जो रीपेमेंट है दैट विल कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ, यानी कि 1 सितंबर से जो इंस्टॉलमेंट है वो शुरू हो जाएगी, वो यहां पर शुरू हो जाएगी। कोई भी मॉरिटोरियम यहां पर नहीं अलाउ किया जाता। नो मॉरिटोरियम पीरियड इज अलाउड, नो मॉरिटोरियम पीरियड इज अलाउड इन दिस केस पर्टिकुलरली। तो व्हीकल लोन के केस में कोई भी मॉरिटोरियम पीरियड अलाउ नहीं किया जाता। Next question says, in the same scenario above, Mr. X prepaid the loan in 2021 with amount rupees 4 lakh. What amount of the penalty be charged? तो in the same scenario above, Mr. X जो था जिसने कार के लिए लोन लिया था, उसने यहाँ पर प्री पेमेंट कर दी। उसने यहाँ पर क्या कर दिया? प्री पेमेंट कर दी है। तो उसके केस में क्या पेनल्टी लगेगी उसको, उसके बारे में बताना है। के बारे में आंसर करना है। प्री पेमेंट करने के बाद क्या पेनल्टी लगेगी? तो यहां पर ना बेसिकली कुछ एक चीजें रहती हैं, वी कैन नॉट बेसिकली आंसर इट कि नहीं लगेगी या यस लगेगी। यस और नो का आंसर है ही नहीं है, देयर इज नो यस नो आंसर। एक्चुअली डिफरेंस किस में है? फिक्स्ड रेट के बीच में एंड फ्लोटिंग रेट के बीच में। फिक्स्ड रेट के बीच में एंड फ्लोटिंग रेट के बीच में डिफरेंस है। तब आरबीआई ने कह दिया कि अगर तो आप फ्लोटिंग रेट चार्ज कर रहे हैं एंड प्री पेमेंट कर देता है पर्सन, एंड पर्सन जो है वो प्री पेमेंट कर देता है, तो उसके केस में कोई भी पेनल्टी आप नहीं लगा सकते। उसके केस में आप कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट बैंक जो है नहीं लगा सकते, कई प्राइवेट बैंक लगाते हैं, लेकिन आप जो पीएसबीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो नहीं लगा सकते। ठीक है, फिक्स्ड रेट के केस में डेफिनेटली जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो यहाँ पर चार्ज की जा सकती है। फिक्स के केस में प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो इसका आंसर जो है वो इस हिसाब से रहेगा। ओके, इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन 5 भी यहां पर हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मैक्सिमम टेन्योर कितना रहेगा नई कार्स के लिए एंड यूज्ड कार्स के लिए। तो मैक्सिमम टेन्योर बताना है कितना रहेगा नई कार के लिए एंड यूज्ड कार्स के लिए। नई कार के लिए एंड यूज्ड कार के लिए मैक्सिमम जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है लोन का रीपेमेंट के लिए जो दिया जाएगा, वो यहां पर कितना रहने वाला है उसके बारे में हमने बताना है। जो रीपेमेंट है नई कार के लिए एंड पुरानी कार के लिए वो कितना रहेगा उसके बारे में हमने आंसर करना है। तो एज पर द मॉडल स्कीम आंसर करेंगे, एज पर द मॉडल स्कीम यहां पर आंसर करेंगे। बिल्कुल सही है। तो नई कार्स के लिए जो टाइम पीरियड है डेट इज 84 मंथ्स, यानी कि 7 साल का रहता है। एंड फर्दर फॉर द यूज्ड कार इट इज 60 मंथ्स। फॉर यूज्ड कार्स इट इज 60 मंथ्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो लैंडिंग है वो की जा सकती है, एंड यहाँ पर जो मैक्सिमम टेनर रहेगा वो इसी हिसाब से रहेगा। एंड अगर टू व्हीलर्स की बात करते हैं तो टू व्हीलर्स के लिए जो टेनर रहेगा डेट इज 36 मंथ्स। डेट इज 36 मंथ्स एक्सेप्ट फ्रॉम दैट द केस ऑफ द स्टाफ लोन्स। स्टाफ लोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक लोन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Further after that it is the next one which is related to housing loans, which is related to the housing loans। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। सो इट सेज हाउसिंग लोन कैन बी सैंक्शनड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ। तो हाउसिंग लोन कौन से पर्पज के लिए हम सैंक्शन नहीं कर सकते हैं? पर्पसेस आर गिवन ओवर देयर। काइंडली जल्दी से आंसर कर दीजिए। Kindly do answer at the earliest.
हाउसिंग लोन कैन बी सैंक्शनड नॉट फॉर द पर्पसेस, कौन से पर्पस के लिए हम यहाँ पर हाउसिंग लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं? परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू और ओल्ड हाउसेज, फ्लैट्स के लिए, एक्सटेंशन या फिर ऑल्टरेशन के लिए, कौन से पर्पस के लिए हम हाउसिंग लोन नहीं सैंक्शन कर सकते हैं? The answer would be none of the above. The answer would be none of the above. Very right. तो यहाँ पर सभी पर्पसेस के लिए जो भी पर्पसेस मेंशन्ड है उनके लिए हम हाउसिंग लोन को सैंक्शन कर सकते हैं, हाउसिंग लोन को यहाँ पर दिया जा सकता है। देखिए हाउसिंग लोन में जो लोन होते हैं ना दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि अगर आपने न्यू हाउस को बिल्ड करना है, नया हाउस बनाना है, ठीक है, या फिर आपने कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, या फिर हो सकता है कि आपने बिल्ट हाउस लेना है, या हो सकता है कि आपने फ्लैट लेना है। ये आपके पर्पस होते हैं जब हाउसिंग लोन आपने नया या पुराना घर बनाने के लिए करने हैं, लेने हैं। या फिर आपका दूसरी जो टाइप होती है डेट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेनोवेशन, जहाँ पर आप रेनोवेशन के पर्पज से लोन लेते हैं। थर्ड, इट इज़ रिलेटेड टू द होम डेकोर पर्पजेस, जो आप होम डेकोर के पर्पजेस के साथ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रीज़न मैंशनड है डेफिनेटली इनके लिए हाउसिंग लोन जो है वो दिया जाता है। सो दैट इज कवर्ड। Okay. Then further it is what is the primary security in case of home loan? तो होम लोन के केस में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहती है उसके बारे में बताएंगे। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए कि होम लोन के केस में जो प्राइमरी सिक्योरिटी रहती है वो क्या रहती है। व्हाट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी? व्हाट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी इन केस ऑफ द होम लोन? अगर पर्टिकुलरली मैं होम लोन की बात ही कर रहा हूं तो होम लोन के केस में जो सिक्योरिटी रहेगी वो कितनी रहती है? वो बेसिकली क्या चीज रहेगी? दैट वुड बी प्राइमरी सिक्योरिटी इज द हाउस इटसेल्फ। इफ यू डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सिक्योरिटी, तो प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब जिस पर्पस के लिए आपने लोन दिया उसको ही आप सिक्योरिटी में कवर करते हैं, ठीक है। तो होम लोन में तो मैंने हाउस के लिए लोन दिया ना, तो हाउस के लिए लोन दिया तो यहाँ पर जो हाउस है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही प्रॉपर्टी के ऊपर तो मैंने लैंडिंग की है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगी। सो हाउस इज द प्राइमरी सिक्योरिटी इटसेल्फ। तो हाउस जो है वो यहाँ पर प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगा खुद ही। ओके, एंड फर्दर यहाँ पर प्राइमरी सिक्योरिटी के केस में चार्ज कौन सा क्रिएट किया जाता है? द चार्ज ऑफ मॉर्गेज इज क्रिएटेड। एंड कौन सी मॉर्गेज की जाती है? दैट इज अ इक्विटेबल मॉर्गेज। दैट इज द इक्विटेबल मॉर्गेज, जहां पर टाइटल डीड्स के ट्रांसफर के साथ एक कंसेंट यहां पर दिया जाता है, यहां पर मॉर्गेजर के द्वारा यानी कि बोरर के द्वारा, कि वो चार्ज क्रिएट करना चाहता है प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड इन केस अगर वो रीपेमेंट नहीं करता है तो यहां पर जो रीपेमेंट, यहां पर जो लोन है वो कौन से एक्ट में कवर होता है? वो सरफेसी में कवर्ड रहता है। सरफेसी में, लेकिन एप्लीकेबिलिटी की आप ऑलरेडी जानते हैं क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं रिपीट करूँगा, यहाँ पर दोबारा से उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर बता दीजिए कि यहाँ पर सरफेसी की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें सरसई में तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, सरसई में रजिस्ट्रेशन चाहिए। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है डैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़। एंड फर्दर जो रिकवरी है वो यहाँ पर 80% से ज़्यादा ना हुई हो। रिकवरी मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 80% उसके केस में। एंड एग्रीकल्चर लैंड के केस में भी सरफेसी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इन चीज़ों का हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं जब भी हमने यहाँ पर प्राइमरी सिक्योरिटी के बारे में देखना है। एंड फर्दर द सिक्योरिटी मस्ट बी इन द नेम। तो टाइटल यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और क्या क्या कंडीशन है जब भी अपने सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली चीज़ तो है कि टाइटल मस्ट बी क्लियर, टाइटल मस्ट बी क्लियर। एंड फर्दर प्रॉपर्टी मस्ट बी मार्केटेबल। जो प्रॉपर्टी है मस्ट बी मार्केटेबल। एंड फर्दर अब हाउसिंग लोन देना था एक पर्सन को, ए को, अमाउंटिंग ₹30 लाख। कितने का? 30 लाख का हाउसिंग लोन सैंक्शन करना था। जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर करेंगे। 30 लाख का हाउसिंग लोन सैंक्शन करना था। एंड फर्दर उसकी जो सैलरी है डेट इज 60,000 रुपीज़ पर मंथ। कितनी है? 60,000 रुपीज़ है पर मंथ की सैलरी है पर्सन ए की। तो यहाँ पर जो टेक होम सैलरी होनी चाहिए, लेट अस से वो बनती है कि कम से कम 40% सैलरी वो घर लेकर जाए।
कितनी है? लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर बैंक की कंडीशन के हिसाब से जो टेक होम सैलरी है, जो टेक होम सैलरी है डेट इज़ 40%। कितनी है? 40% है। तो 40% के हिसाब से कितना पैसा कम से कम लेकर जाना चाहिए उसे? 24,000 कम से कम वो घर लेकर जाए। 24,000 कम से कम वो घर लेकर जाए। लेकिन इसकी जो इंस्टॉलमेंट बनी है, इसने जो लोन लिया वो लिया सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए। लेट अस से कि इसने 10 ईयर्स के लिए लोन दिया एंड इसकी जो इंस्टॉलमेंट बन रही थी डैट वो बन रही है यहाँ पर 38,000। वो कितनी बन रही है यहाँ पर? 38,000 की इंस्टॉलमेंट इसकी बन रही है। ओके, तो फर्दर उसके साथ ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, उसके साथ ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा एंड ये पर्सन जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि इसने किराएदार भी रखने, इसने यहाँ पर टेनेंट भी रखने हैं, इसने यहाँ पर टेनेंट भी रखने हैं। तो क्या यहाँ पर जो बैंक है वो किराए की जो फ्यूचर इनकम है उसको काउंट कर सकता है? इनकम क्राइटेरिया के लिए क्या वो फ्यूचर इनकम को काउंट कर सकता है जो टेनेंट से होने वाली है, जो यहाँ पर किराएदार से होने वाली है? क्या उसके लिए यहाँ पर फ्यूचर इनकम को काउंट किया जा सकता है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे। इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस? यस। तो जो फ्यूचर इनकम है, टेनेंट इनकम है, वो यहां पर अलाउड रहती है कि आप उसको इनकम में काउंट कर सकते हैं जब भी आपने यहां पर एलिजिबिलिटी मीटअप करनी है। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज व्हाट इज द मॉरेटोरियम पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस? तो अगर नया घर बनाया जाता है उसके केस में जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो कितना रहेगा? जो मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो कितना रहेगा? व्हाट इज अ मॉरेटोरियम पीरियड इन दिस पर्टिकुलर केस? तो मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में बताएंगे कि मॉरेटोरियम पीरियड कितना रहेगा। नया घर बनाया है तो उसके केस में मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो कितने टाइम का रहेगा? सो इट वुड बी ऑफ, इट विल बी फॉर 18 मंथ्स। तो एक ना मिसकंसेप्शन रहती है, दैट इज रिलेटेड टू इज इंटरेस्ट चार्ज फॉर द मॉरेटोरियम पीरियड? यस, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। इंटरेस्ट तो चार्ज होता ही रहेगा, लेकिन यहां पर कंपेल नहीं किया जाता कि आप इंटरेस्ट को पे करो। तो इंटरेस्ट तो चार्ज होता ही रहेगा, यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन यहां पर मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो 18 महीने का दे देता है एंड ये इंक्लूडेड रहता है टोटल सैंक्शनिंग पीरियड में, यानी कि टोटल रीपेमेंट पीरियड में यहाँ पर कवर होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन का जो लोन का टेनर है होम लोन का वो 20 साल का है तो उसमें 1.5 ईयर्स तो हो गए जो मॉरेटोरियम के हैं एंड 18.5 हो जाएंगे जिसमें इंस्टॉलमेंट्स उसने पे करनी है। तो ईएमआई जो है वो 18.5 के हिसाब से बनाई जाएंगी, ना कि 20 के हिसाब से। इज इट क्लियर? एंड फर्दर अगर बिल्ट हाउस लेते हैं, अगर बिल्ट हाउस लिया जाता है, फ्लैट लिया जाता है, उसके केस में मॉरेटोरियम कितना है? तो 3A का आंसर देंगे यहां पर कि बिल्ट हाउस या फ्लैट के केस में जो मॉरेटोरियम है वो कितना है? बिल्ट हाउस के केस में या फिर फ्लैट के केस में जो मॉरेटोरियम है वो कितना है? काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। तो दैट इज 3 मंथ्स। वो कितना है? दैट इज 3 मंथ्स। इज इट क्लियर? ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। दैट इज रिलेटेड टू व्हाट इज द मॉरेटोरियम? तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया कि बिल्ड के लिए कितना है। देन इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज द प्री पेमेंट पेनल्टी फॉर द हाउसिंग लोन ऑफ 10 और 20 ईयर्स और अबव। तो अगर 20 साल या उससे ज़्यादा के लोन के लिए यहाँ पर आप हाउसिंग लोन को प्री पे कर देते हैं तो वहाँ पर पेनल्टी क्या रहेगी? व्हाट वुड बी द पेनल्टी इन दैट पर्टिकुलर केस? व्हाट वुड बी द पेनल्टी इन दैट पर्टिकुलर केस? अगर 20 साल से ज़्यादा के लोन के लिए पेनल्टी रहती है तो कितनी रहेगी? दैट वुड बी, पेनल्टी क्या रहेगी? दैट वुड बी निल। प्री पेमेंट के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, आरबीआई ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। वही चीज़ सेम रहेगी कि अगर तो फ्लोटिंग रेट है तो कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अपने हाथ में है। अगर यहाँ पर फ्लोटिंग रेट रहेगा फिर तो पब्लिक यहाँ पर प्राइवेट बैंक भी नहीं लगा सकते हैं। प्री पेमेंट के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते अगर फ्लोटिंग रेट है। ओके, फर्दर इट इज रिलेटेड टू विच कंपोनेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स?
तो टैक्स बेनिफिट के लिए कौन सा कंपोनेंट एलिजिबल है ईएमआई का, इंस्टॉलमेंट का? इंस्टॉलमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट, अदर वन इज अ इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है? इंटरेस्ट कंपोनेंट एलिजिबल है या फिर आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एलिजिबल है फॉर द टैक्स बेनिफिट अंडर द हाउसिंग लोन? तो हाउसिंग लोन में कौन सा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल रहता है? यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एलिजिबल रहता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट एलिजिबल रहता है, कोई भी नहीं रहता, या फिर सिर्फ और सिर्फ या फिर दोनों ही रहते हैं? तो डेट इज दोनों ही कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए। दोनों ही कंपोनेंट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए। अगर सेल्फ यूज़ के लिए आपने लोन लिया है तो असेसमेंट ईयर 2018 के बाद यहाँ पर इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख तक का, यानी कि आपका जो भी एनुअल इंटरेस्ट है वो 2 लाख का जो अमाउंट है डेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। एंड प्रिंसिपल अमाउंट का जो यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दैट वुड बी बेसिकली सब्जेक्ट टू 80C, वो 80C के अंडर रहेगा एंड 1.5 लाख तक मैक्सिमम यहाँ पर बेनिफिट उसमें मिल सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो एनुअल आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो यहाँ पर 2 लाख तक की मिल सकती है इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 80C के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? 80C के अंदर, जिसके अंदर आप PPF, PF, NS जो आपके पास रहती हैं सभी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, आपकी टैक्स सेवर FDR हो गई, वो सब चीज़ें इसमें शामिल रहती है ना, तो वहाँ पर ही इसकी कवरेज होती है एंड ये मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट 1.5 लाख तक का हो सकता है। जबकि जो इंटरेस्ट है वो आपका एनुअल जो इंटरेस्ट है वो आपके पर्पज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो 2 लाख तक का रहेगा। अगर आपने लेट आउट पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, आगे चढ़ा किराया के पर्पज से यूज़ किया हुआ, तो वहाँ पर 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो कवर रहता है। इज इट क्लियर? तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हमारा क्वेश्चन था रिलेटेड टू कौन सा कंपोनेंट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। देन इट इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द टैक्स बेनिफिट्स ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन? तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, दैट इज 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए के पर्पज से जनरल पर्पसेस के लिए हाउसिंग लोन दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेल्फ यूज़ के पर्पज से देते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो 2 लाख तक का जो टैक्स से वो एग्जेम्प्टेड है, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। ओके, फर्दर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिस्क वेड एसेट फॉर हाउसिंग लोन? तो पेंडेमिक के दौरान जो RWAs हैं इनको भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ और होते थे लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पर है? RW जो है दोज आर बेस्ड ऑन द लोन टू वैल्यू रेशियो ओनली। दोज आर बेस्ड ऑन द लोन टू वैल्यू रेशियो ओनली। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है कि प्रॉपर्टी की अगर सिक्योर्ड वैल्यू है, मान लीजिए सिक्योरिटी की जो वैल्यू है लेट अस से वो है 100 लाख रुपीज़, सिक्योरिटी की वैल्यू है 100 लाख रुपीज़ एंड उसके बेस पर आपने लोन दिया 60 लाख रुपीज़ का, तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है? लेट अस से 100 लाख है एंड आपने जो लोन अमाउंट दिया है यहाँ पर डेट इज लेट अस से 60 लाख रुपीज़, तो LTV कितना होगा? डेट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डेट विल बी 60%। तो यहाँ पर LTV के रेशियो के बेस पर यहाँ पर रिस्क वेड एसेट रहते हैं। LTV के बेस पर यहाँ पर रिस्क वेड एसेट रहते हैं एज पर द न्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, एज पर द न्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो यहाँ पर सिस्टम क्या कहता है? इट सेज कि अगर तो LTV जो है, इफ द LTV इज लेस देन और ग्रेटर देन 80, if the LTV is less than or greater than 80, in that particular case the risk weight percentage or risk weight asset percentage would be 35%. and अगर LTV जो है that is greater than 80% and less than or equal to 90%, in that case risk weight asset is 50%. तो अब ये दो सिर्फ क्राइटेरियाज हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दो क्राइटेरियाज हैं। जब तक नई गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दी जाती, जब तक नई गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दी जाती हैं तब तक के लिए यही गाइडलाइंस रहेंगी। इज इट क्लियर? जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए, काइंडली प्लीज कंफर्म एट द अर्लीस्ट। ओके, तो LTV के हिसाब से RW रहता है, अगर तो लेस देन इक्वल टू 80 है तो रिस्क W परसेंटेज रहेगा, रिस्क वेटेड परसेंट रहेगा 35%। अगर ग्रेटर देन 80 है, लेस देन इक्वल टू 90 है, उसके केस में रहेगा 50%। फिर ये रहेगा कितना? 50% रहेगा। ये जो भी गाइडलाइंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनकी डेडलाइन यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 तक की है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं। ओके,
Then the next one, it is related to the credit cards. It is related to the credit card. So it says if the balance outstanding as on the statement date is 1,10,000, as on the 1,10,000 and minimum amount due is 5,500 was paid. तो minimum amount जो due था 5,500 का उसे पे कर दिया हुआ है. उसे क्या कर दिया हुआ? पे कर दिया हुआ है. इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है वो 48% पर एनम का चार्ज किया जा रहा है. कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है? 48% पर एनम का चार्ज किया जा रहा है. हाउ मच इंटरेस्ट इज पेएबल बाय द नेक्स्ट स्टेटमेंट साइकिल. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट साइकिल तक कितना इंटरेस्ट पेएबल रहेगा उसके बारे में हमने आंसर करना है. तो देखिए आप एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर ज़रूर लेकर जाइएगा एंड फर्दर यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो एमएडी आपका स्टेटमेंट के ऊपर ना एक एमएडी अमाउंट लिखा रहता है, एक लिखा रहता है टोटल ओवर ड्यू. एक तो लिखा रहता है टोटल ओवर ड्यू, जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो लिखा रहा है, ठीक है. दूसरा लिखा रहता है मिनिमम अमाउंट ड्यू. तो टोटल ओवर ड्यू जो अमाउंट रहता है वो आपका रहता है, यहाँ पर बताया गया कितना है, 1,10,000 है. एंड जो यहाँ पर आपके पास एमएडी है वो आपको बता दिया है कितना, 5% के हिसाब से बता दिया इन्होंने 5,500 का. 5,500 का आपके पास एमएडी है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू है. अब पर्सन ने 5,500 अमाउंट ड्यू पे कर दिया है एंड जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है उसके ऊपर क्या लगेगा, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब जो रेस्ट अमाउंट है वो कितना बन गया, डेट इज़ बेसिकली 1,10,000 माइनस 5,500. अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा. सो इट विल बी 1,10,000 माइनस 5,500, डेट इज बेसिकली इक्वल टू 1,04,500. 1,04,500 ये अमाउंट रहेगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा. एंड अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं फॉर द 365 डेज एंड ये 48% यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा ईयरली. तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के वाइज अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या इंटरेस्ट बनेगा एक साल के लिए, दैट वुड बी पर एनम के हिसाब से है ना, कंपाउंडिंग पर एनम के हिसाब से है. सॉरी यहाँ पर इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा पर एनम के हिसाब से है. तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर 1 ईयर दैट वुड बी P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. तो इट वुड बी P कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 1,04,500, इंटरेस्ट रेट है 48% एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है हमारे पास दैट इज 360 डेज. वो कितना दिया गया, 365 डेज है हमारे पास. वो 12 महीने के हिसाब से हम चार्ज करें ना, ठीक है. तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे. तो डिवाइडेड बाय 360 में जो इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जाएगा 12 महीने के लिए, एक साल के लिए, हम यहाँ इस पर कैलकुलेट कर लेंगे. सो 1 ईयर के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया. सो इट विल कम आउट टू बी 1,04,500 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 100 दैट कम्स आउट टू बी 50,160. ये पूरे के पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा. ये पूरे के पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा. अब अगर मैं देखना है कि एक दिन में कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, एक दिन में कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 50,160 डिवाइडेड बाय 365. 366 नहीं लेंगे, लीप ईयर का काउंट नहीं करते जब भी नॉर्मल कैलकुलेशन करनी होती है. सो इट कम्स आउट टू बी डेली का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट वुड बी 137.42. एंड अगले बिलिंग साइकिल की बात की गई है कि अगले बिलिंग साइकिल में कितना इंटरेस्ट पेएबल होगा, यानी कि 30 दिन के बाद. अगले बिलिंग साइकिल में, अगला बिलिंग साइकिल 30 दिन का होगा, तो 30 दिन के बाद कितना इंटरेस्ट पेएबल होगा अगर वो कोई भी और ट्रांजेक्शन नहीं की जाती है. सो 137 इंटू दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट कम्स आउट टू बी 4122.73, यानी कि 4.4123 कह सकते हैं, दैट वुड बी द आंसर. तो ये अमाउंट एज इंटरेस्ट पे किया जाएगा बाय द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल. तो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में इतना अमाउंट जो है वो यहाँ पर पे करना होगा. इज इट क्लियर? जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए ये चीज़ कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है. यहाँ पर आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट बताया गया है, कई बार आपको पर मंथ का भी बता देते हैं. जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 4% पर मंथ का बता देते. अगर 4% पर मंथ का बता देते तो यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट बन जाता है एंड उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट किया, उसके ऊपर हमने पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया. फर्दर हमने एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए 30 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया एंड उसके सामने हमने कैलकुलेशन कर ली. Then it is related to what is annualized percentage rate. What is annualized percentage rate, जिसको हम APR भी कहते हैं. It is also known as APR. अब पहले क्या रहता था कि जैसे यहाँ पर ऊपर हमने एग्जांपल में देखा 48% लिखा हुआ, तो 48% सुनने को काफ़ी भयंकर लगता है ना.
तो बैंक्स ने क्या फिलॉसफी अपनानी होती थी, प्राइवेट बैंक्स खास करके क्या करते थे, वो यहाँ पर इसको पर मंथ के हिसाब से बताते थे, यानी कि 4% पर मंथ यहाँ पर लिख देते थे, ठीक है। तो 4% के हिसाब से, अब ज़्यादातर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है जनता, तो यहाँ पर वो देखते थे कि 4% सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, डेट इज इट, कि सिर्फ 4% ही चार्ज हो रहा है। अल्टीमेटली अगर देखें तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस निकाले कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। आप जब भी इंटरेस्ट लिखेंगे आप एनुअलाइज जो परसेंटेज रेट है वही लिखेंगे, यानी कि एनुअली कितना परसेंटेज रेट का बन रहा है वो लिखेंगे। 4% पर महीने का है तो 12 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा उसे, 48% पर एनम लिखिएगा उसे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ताकि जनता को सही से पता चले कि उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट का बोझ पड़ने वाला है। इज इट क्लियर? तो उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द APR, दैट इज द एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट, एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। इट सेज क्रेडिट कार्ड वर्सेस चार्ज कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड में क्या फर्क है? अब क्रेडिट कार्ड के केस में आपको एक फिक्स साइकिल दे दिया जाता है 1 to 30 डेज का, उसके बीच में आप जो भी खर्चा करते हैं वो करते हैं, एंड फर्दर वो खर्चा करने के बाद आप यहां पर क्या करते हैं, फर्दर वो खर्चा करने के बाद 1 से 30 दिन तक आपने खर्चा किया, आपको उसके बाद एक टाइम पीरियड दे देते हैं बीच में, आपको एक टाइम पीरियड बीच में देते हैं जिसके बीच में अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, जिसके बीच में अल्टीमेटली आपको इस बिल को पे करना, ठीक है। यानी कि आपको ये तो क्रेडिट पीरियड मिला ही मिला, मुझे ये क्रेडिट पीरियड तो मिला ही मिला, लेकिन साथ के साथ मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है कि मैं कुछ एक मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे कर सकता हूँ या फुल अमाउंट को पे कर सकता हूँ, या फिर फुल अमाउंट को पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर क्या रहता है, मेरे पास ऑप्शन रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। लेकिन चार्ज कार्ड के केस में क्या रहता है, यहाँ पर भी मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में यूज़ किया कार्ड को, लेकिन जैसे ही बिल जनरेट होगा मुझे फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, मुझे फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज कार्ड। फर्दर इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है, नाम से पता चल रहा है आपको एक क्रेडिट मिलता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आपको एक प्री डिफाइंड आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एक लिमिट सैंक्शन की जाती है, उस लिमिट तक आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्ड की लिमिट बना दी 1 लाख तक की, तो मैं 1 लाख तक यहाँ पर एक्सपेंसेस कर सकता हूँ। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं है, डेबिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड के केस में आपका जो अकाउंट बैलेंस है आप उसी के हिसाब से उसमें एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ऑल्दो आज की डेट में डेबिट कार्ड के ऊपर भी EMIs अलाउड है, ठीक है, लेकिन हम उस क्राइटेरिया की तरफ नहीं जा रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द फैक्टर कि इसके केस में आपको प्री डिफाइंड लिमिट मिलती है शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब कार्ड इशू होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, नहीं होता है। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू रेट दिस वीडियो आउट ऑफ 10 ओवर देयर, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी यहां पर JRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, डेफिनेटली वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करते अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।